इधर ही कौन कौन से मेथड्स होगा देखना, तो देखते हैं कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन है। सवाल आ रही है? प्लीज आवाज आ रही है? ये दो मेथड्स हुए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस। को वर्किंग में मसला तो नहीं है? चलें नेक्स्ट पेज पे। थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज, क्या लिखा है? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। इसको भी समझने के लिए वही डाटा जरा रखते हैं फर्स्ट पेज पे, कल जो लिखा था शुरू में, फर्स्ट पेज रखते हैं। कॉस्ट कितनी गई थी मैंने? ब्रेसडेल वैल्यू क्या रखी थी? 20,000 और यूजफुल लाइफ। अगर सम ऑफ डिजिट्स मेथड से वर्किंग करनी हो, डेफिनेटली इस वक्त हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग दी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे जिस मेथड से करेगा वो वर्किंग करेंगे। तो अगर हमें सम ऑफ डिजिट्स मेथड से वर्किंग करनी हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स, उसको लिस्ट डाउन करना होता है। तो ये आपने नोट करना है, लेकिन एक बार पहले सुन लो। इसमें दो तीन स्टेप्स हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। सबसे पहला स्टेप जो यूजफुल लाइफ है उसे आपने डिजिट्स में लिस्ट डाउन कर लेना। मींस अगर 4 इयर्स लाइफ है तो 1 2 3 एंड 4, मतलब फर्स्ट कॉलम में इस तरह से आपने लिख लेना। अगर लेट्स अज्यूम 10 इयर्स लाइफ होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट स्टेप इज लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स। तो एक कॉलम ये बन जाए। नेक्स्ट कॉलम में फिर ये जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं इनको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा इस केस में? 4 3 2 और 1। अगर 10 इयर्स लाइफ होती तो 10 9। तो फर्स्ट स्टेप इज लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स, सेकंड स्टेप इज रिवर्स ऑर्डर में फिर लिस्ट डाउन करना, और देन फिर इसको आपने ये जो सेकंड कॉलम में ये जो लिस्ट किया आपने रिवर्स ऑर्डर में, इसको फिर आपने डिवाइड करना है। उसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट कॉलम में वापस आ जाए, ये जो आपने 1 2 3 4 लिखा है इसका इन ईयर्स का फिर एक सम करना। मींस 1 + 2 + 3 + 4। वर्किंग सिंपल, वैसे कैलकुलेटर का यूज करना। 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 + 4। सिमिलरली अगर ये 10 साल होता है तो 1 + 2 3 4 5। तो जितने भी ईयर्स हैं उन ईयर्स का, उन डिजिट्स का आपने सम कर लेना। तो कितना सम बनता है जी? लेकिन अगर डेफिनेटली इस वक्त तो 4 साल का डाटा सिंपल सी है, लेकिन अगर ज्यादा ईयर्स होते हैं तो बार बार प्लस करने की बजाय फिर इसका एक फॉर्मूला भी होता है। आता है कुछ? इस 10 को मींस इस टोटल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इस वर्किंग में भी करना चाहें, मतलब इन ईयर्स की बेस पे भी जो 10 सॉल्व करना चाहें, तो n मींस नंबर ऑफ ईयर्स है, 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में 4 + 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा सॉल्व। ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा? 4 + 1 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 डिवाइड बाय 2। तो डेफिनेटली अगर वर्किंग सिंपल है, 4 साल है तो शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा ईयर्स हो जाए तो टोटल का फॉर्मूला रादर देन कि हम प्लस करके करें, कौन सा यूज हो सकता है? n बोल लेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 और डिवाइड बाय 2, एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूज। ठीक हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जरा। सबसे पहला स्टेप के जो यूजफुल लाइफ है उसे डिजिट्स में लिस्ट डाउन कर लें, उसका एक सम कर लें। नेक्स्ट कॉलम में जाके जो नंबर ऑफ ईयर्स आपने लिखे थे उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख के फिर उसे आपने एक फ्रैक्शन बनाना। मींस 4/10, ये जो टोटल है अभी ये सबकी बेस बन जाएगा। 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ये जो 10 आया था ये फिर आपने रिवर्स ऑर्डर में जब ईयर्स को लिस्ट डाउन किया तो उसकी एक बेस बन जाएगी। अब इससे हो ये रहा है कि फर्स्ट ईयर की फ्रैक्शन बन गई है 4/10, सेकेंड ईयर की 3/10, 2/10 एंड 1/10, और देन फिर आपने इस फ्रैक्शन को ईयर वाइज मल्टीप्लाई कर देना है डेप्रिशिएबल अमाउंट से। क्या होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट?
तो हर साल आपने मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन को कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो इस मल्टीप्लिकेशन से मींस 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 80,000 हो जाएगा ब्रैकेट में, तो आपके पास फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय, तो हर साल की जो फ्रैक्शन है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट से। एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। बात फॉलो कर ली सबने? तो देन इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और डेप्रिसिएशन के बाद फिर एक छोटा सा काम वो कल जो बुक कर रहे थे वो भी कर लीजिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? टोटल डेप्रिसिएशन जो आपने पिछले सारे सालों में चार्ज कर दी है इंक्लूडिंग द करंट ईयर, और फाइनली फिर डब्ल्यूडी। तो आप लोग जरा इस तरह से एक टेबल सा बनाना, फिर बाकी वर्किंग कर लेते हैं। हाँ, इधर से सही नजर आ रहा है? नहीं, मैंने कहा इस तरह दरमियान में आ रहा है, सही नजर आ रहा है? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काइंडली टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें। डेप्रिसिएशन सॉल्व करें। सबसे पहले हो जाएगा 80,000 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 4/10 32,000। देन उसके बाद 24,000 शायद 16,000 एंड देन 8,000। एक्यूमुलेट करें। फर्स्ट ईयर अगर है तो 32,000 ही डेप्रिसिएशन टोटल हुई। नेक्स्ट ईयर में कैसे करें? चले कर ले, मेरे ख्याल अभी लिख रहे हैं आप खुद से करें कंप्लीट, जरा डब्ल्यूडी का करें। जी, वर्किंग तो समझ आ गई ना सबको? कंप्लीट करें डब्ल्यूडी का। क्या फॉर्मूला डब्ल्यूडी का? ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर रखें, जरा टिप्स पे होनी चाहिए। कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते रहे हर साल। नहीं बेटा, स्क्रैप वैल्यू चले ठीक है, आपके पास मैं अच्छा किया आपने बोल दी, मैं बताता हूँ। ये 10 के साथ फार्मूला भी लिख लीजिए, सम ऑफ टिकट्स का, ये नंबर ऑफ ईयर्स का जो सम किए। ये कंप्लीट कर दिए सर? करवाएं जरा फिगर्स फाइनल।
32,000 accumulated second year में 66 56 32,000 plus 24,000 then फिर 56,000 में 16,000 प्लस करो 72,000 and then plus 8,000 80,000 WDV अगर निकालनी है तो 1 लाख कॉस्ट है माइनस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के एंड पे 68,000 का एसेट रह गया। अच्छा मैंने अभी एक वर्ड्स बोले जरा 68,000 का एसेट रह गया, सही बोला मैंने? एसेट कितने का था? 1 लाख का। फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन अगर एक्यूमुलेट हुई है 32,000 तो 32,000 से एसेट डेप्रिशिएट होके 68,000 रुपीस का रह गया। तो कैरिंग अमाउंट या WDV मींस एसेट कितने रुपीस का रिमेनिंग बच गया। लाख रुपए का एसेट एक साल बाद यूज होने के 68,000 का रह गया। सेकेंड ईयर के बाद 44,000 रुपीस का रह जाएगा, थर्ड ईयर के बाद 28,000 रुपीस का, और फाइनली आफ्टर 4 इयर्स 20,000 एक WDV का आंसर आ जाएगा। फिर भाई ने भी एक बात की है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। यहाँ तक आ जाए कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करता हूँ। वर्किंग तो सबको क्लियर है ना? देखना जरा यहाँ पे कोई कर रहेगा तो बताओ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब? देन सर ये लास्ट में जो 20,000 बचा ना, ये 20,000 क्या है? नहीं इस तरह नहीं, इस कॉलम की बेटा इस हेडिंग क्या है ऊपर वो नहीं बटा है। ये WDVs कैलकुलेट होंगी। हुआ ये है कि जब ईयर यूजफुल लाइफ कंप्लीट होगी तो हमारा एसेट बस उतना बच जाएगा जितने पे इसने बिकना। ये WDV ही है, लेकिन ये WDV एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आई है। ये सारी WDVs कैलकुलेट हुई हैं, ईयर वाइज WDVs कैलकुलेट हुई हैं। तो जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर लेंगे तो आपकी यूजफुल लाइफ के एंड पे आपकी WDV रेजिडुअल वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। असल में ये सेंटेंस है। ये 20,000 किसके इक्वल हो गया? ये WDV ही है, लेकिन इट इज नाउ इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो लिखते हैं, एक छोटा सेंटेंस लिखते हैं, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ at the end of useful life WDV is equal to हमारा एसेट उतना ही रह गया उसने एस्टिमेशन के मुताबिक मार्केट में बिकना है, रेजिडुअल वैल्यू। आप बात समझ आई मेरी? क्या मीनिंग होता है वैसे रेजिडुअल वैल्यू? इसका एक और नाम है नहीं, मैंने मींस उसका जरा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू? एसेट हम फर्स्ट पेज पे एक सेकंड जरा डेफिनेशन पढ़ो, थोड़ी सी जरा डेफिनेशन याद रखना, अपने वर्ड्स में जरा डेफिनेशन बोलो। We are estimating residual value means amount which is expected to be obtained at the end of the useful life. एसेट को यूजफुल लाइफ के एंड में बेच के जो पैसे मिलना एक्सपेक्टेड है वो रेजिडुअल वैल्यू। तो मतलब इसका ये हुआ कि 20,000 का हमारा एसेट रह गया है और हम एक्सपेक्ट करें इसके अगेंस्ट में 20 मिल जाएगा और बेच के तो फाइनली फिर एसेट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप आखिरी क्वेश्चन बताएं, ये एसेट की WDV जीरो की नहीं हुई? नहीं मतलब ये आंसर फाइनली जीरो की नहीं है। अगर हमने एसेट 4 साल यूज कर ली है तो फिर ये आंसर फाइनली यूज के बाद हमारा एसेट जीरो पे क्यों नहीं आया? क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि उसने एंड में जीरो होना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने एंड पे अभी भी 20,000 रुपए का बच जाना। ठीक है, लेट्स अज्यूम अगर रेजिडुअल वैल्यू जीरो फिर एंड में WDV शुड बी इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू व्हिच इज जीरो। तो कोई भी मेथड अगर हो, आप वर्किंग सही कर रहे हैं तो आपकी जो WDV होगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो फिर रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होगी, वो जो भी रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर है प्लीज? चलें, 3 मेथड्स अब कौन कौन से हो गए? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट्स। वैसे ज्यादातर कॉमनली क्वेश्चंस में फर्स्ट 2 मेथड्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, लेकिन ये अगले भी आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट जरा होना चाहिए। 2 रह गए जरा उनको भी पढ़ने, जरा मशीन से रिलेटेड 2 मेथड्स और। मेथड नंबर 4 एंड 5 फाइनली। बड़ा टाइम पे आया करें यार, कुछ 2-4 दिन तो आ जाए फिर इंशाल्लाह आदत हो जाए। तो अपना टाइम बता दें, मेरा तो फॉलो नहीं कर पा रहा।
लेकिन आप अपना बनाएंगे तो किस किस के टाइम पे हम आएंगे? हर एक का अपना अपना टाइम है, तो काइंडली प्लीज टाइम पे आएंगे। हो सकता है, कोशिश तो करके देखो। मशीन और मेथड फिर बाद में ले लीजिएगा यार, हो जाएगा। मशीन और मेथड है, और लास्ट में जो मेथड है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। दीज टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर मशीनरीज नॉर्मली इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। तो पढ़ लीजिए, ये आसान सा मेथड है। इसका एक फॉर्मूला पढ़े, मशीन और मेथड। मशीन और मेथड मीनिंग, पहले इसका लेफ्ट साइड पर जो लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले एक मशीन और रेट कैलकुलेट होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि रादर देन फर्स्ट पेज पर जरा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला देखो। स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड बाय, वहां जो लाइफ है वो एस्टिमेट हुई भी है नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसलिए आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगी। लेकिन समटाइम्स मशीनरीज की डेप्रिसिएशन के लिए रादर देन कि आप लाइफ को ईयर्स में काउंट करें, आप लाइफ को आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस कि हमारी ये मशीन अपनी पूरी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स यूज होगी। अब डेफिनेटली उसके लिए हमें सप्लायर से पूछना पड़ेगा जिसकी वो मशीन है, या अगर पहले भी हमारे पास उस तरह की कोई मशीन थी तो वहां से भी एस्टिमेट किया जा सकता है। तो रादर देन जिस स्ट्रेट लाइन मेथड में कि लाइफ ईयर्स में काउंट की जाए, मशीन और मेथड में फॉर्मूला सेम है। वापस आए नंबर 4 में, फॉर्मूले में वही लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, लेकिन बेस में क्या लिखा हुआ है, मतलब रादर देन के लाइफ आप ईयर्स में काउंट करें, मशीन और मेथड में लाइफ नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट हो जाएगी कि एस्टिमेटेडली मशीन टोटल कितने घंटे अपने यूजफुल लाइफ में चल सकती है। ठीक है, तो व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द बेस ऑफ नंबर 4? नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड किया, तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स फिर आप ढूंढेंगे अगर आपने मशीन और मेथड से वर्किंग करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक पर आवर रेट आ जाएगा। लेट्स अज्यूम को फिगर्स में साथ सॉल्व कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, आप भी नोट कर लेना। लेट्स अज्यूम हमारी को मशीनरी है, उसकी कॉस्ट है 50 लाख, इसके साथ ही लिखना जगह है मेरा। रेजिडुअल वैल्यू सपोज एक्सपेक्टेड है 5 लाख। कॉन्सेप्ट वही है सारे, 50 लाख अगर कॉस्ट है, 5 लाख रेजिडुअल वैल्यू है, तो 45 लाख इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। लेकिन लेट्स अज्यूम हमें ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इफेक्टिव टोटल वर्किंग आवर ऑफ दिस मशीन है, लेट्स अज्यूम 1 लाख। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मशीन 1 लाख घंटे टोटल इस्तेमाल होगी। सॉल्व करें कंडी, एक आंसर आपके पास आएगा, उस आंसर का मीनिंग बताएंगे। 45 आएगा। अब ये 45 क्या है, ये मत करें सर, मत करें रेट, मतलब किस चीज का रेट है? 45 रुपीज आएंगे ना ऊपर, रुपीज है, 45 लाख रुपीज थे, तो डिवाइड बाय जब 1 लाख आपने किया तो 45 रुपीज पर आवर मीन्स से अगर मशीन 1 घंटा चलेगी तो 45 रुपीज डेप्रिशिएट हो जाएगी। 2 घंटे चलेगी तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक पर आवर रेट कैलकुलेट हो गया बाय यूजिंग द इक्वेशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव आवर्स, तो 45 रुपीज पर आवर, पर आवर का साथ फॉलो करें प्लीज। तो जब आप एसेट परचेज करेंगे, मशीन और मेथड अगर आपने यूज करना है, तो आप पहले एक पर आवर रेट कैलकुलेट करके रख लेंगे। फिर इसका यूज कैसे होगा, लेट्स अज्यूम गुजर गया फर्स्ट ईयर में, फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि आपकी मशीन टोटल कितने आवर्स यूज हुई है। लेट्स अज्यूम आपकी मशीन फर्स्ट ईयर में 12,000 आवर्स एक्चुअली यूज हुई है। 1 लाख ऊपर गया था, जो बेस में 1 लाख लिखा था मैंने, नहीं 1 लाख क्या था सर, वो क्या था, वो क्या था जो टोटल उसने आवर्स यूज होना है। मैंने 12,000 क्या अज्यूम किया कि लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर में मशीन 12,000 आवर्स यूज हो गई है। अब अगर मशीन आवर्स की बेस पे मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स जो यूज हुई है फर्स्ट ईयर मशीन मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा, रेट मल्टीप्लाई 45, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एक सेकंड और वर्किंग करवा दें। लेट्स अज्यूम सेकंड ईयर में हो सकता है डिफरेंट आवर्स यूज हुई, तो लेट्स अज्यूम सेकंड ईयर में अगर 10,000 आवर्स यूज हुई है तो मल्टीप्लाइड बाय 45 मींस तो ये 45 हम स्टार्ट में एक रेट कैलकुलेट करके रख लेंगे, और फिर हर साल उस रेट को एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई प्लीज? तो 2 साल की फिगर्स भी लिख लें, सॉल्व करो। 5,40,000 एंड 4,50,000।
and so on, third year, fourth year, fifth year. इसमें से चेक करवाना दोपहर को चेक करवाना। एनी कंफ्यूजन सर? अच्छा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा यार जो हमने पहले पढ़ा। अगर एक ही साल गुजरा है तो व्हाट इज एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? 540 है, और अगर 2 साल बाद कैलकुलेट करना चाहे तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो मेथड कोई भी हो, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन सिंपली मींस जो ईयर्स गुजर गए उनकी डेप्रिसिएशन को सम करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी आ सकती है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर आ जाए तो फिर फाइनली डब्ल्यूडीवी मींस कैरिंग अमाउंट भी आ सकती है। तो इस वक्त हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट मेथड्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है। तो ये जो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वर्किंग की है, नीचे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे? रेट के बाद एक्चुअल आवर्स लेंगे और उसको फिर रेट पर आवर से जो आपने कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डन है प्लीज? चलो आगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो कंफ्यूजन करिए प्लीज। चलें सर जी, फाइनली जो है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये मशीन आर मेथड से तकरीबन सिमिलरली एक जैसा ही महसूस होगा आपको। डिफरेंस सिर्फ ये है कि मशीन आर मेथड में जो लाइफ है वो आवर्स में कैलकुलेट हुई है, और नंबर 5 में रादर देन आवर्स आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी जो मशीन है उसको इस्तेमाल करके हमारे कितने यूनिट्स बन सकते हैं। तो लाइफ जो है वो ईयर्स में भी काउंट हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, और नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकती है। तो अगर यूनिट्स की बेस पे मैं डाटा दिया हो तो वही फार्मूला जो मशीन आर मेथड में है आप नीचे देखेंगे तो उसमें सिर्फ देख के बताएं क्या डिफरेंस है। वहां रादर देन मशीन आर रेट, वहां मशीन आर रेट की बजाय प्रोडक्शन यूनिट्स का एक रेट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? टोटल यूनिट्स भी प्रोड्यूस। एक वर्किंग इसके लिए लिख रहे हैं, फिगर्स लिख रहे हैं। लेट्स अज्यूम 8 लाख इज द 8 million लेट्स अज्यूम इज द कॉस्ट। रेजिडुअल वैल्यू सपोज निल है। निल रेजिडुअल वैल्यू का मतलब नहीं, जीरो का मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इसका कुछ मिलेगा। और सपोज 2 लाख यूनिट्स एक्सपेक्टेड है कि इस मशीन को इस्तेमाल करके इसकी लाइफ में हम बना सकेंगे। तो rather than what is the difference between the fourth and fifth method? machine hours method और प्रोडक्शन यूनिट्स में बस फर्क क्या निकला? बेस में क्या की बजाय क्या है? आवर्स की बजाय यूनिट से डिवाइड हो जाएगा। होपफुली कॉन्सेप्ट सेम। तो 40 आ रहा है, 40 पर आवर नहीं आए, पर यूनिट आ रहा है। मतलब पर यूनिट मींस 40 रुपीज एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगा हमारा एक यूनिट बना। तो अगर 2 यूनिट्स बनेंगे, 3 बनेंगे तो हम फिर वर्किंग सी कर सकते हैं। तो 40 रुपीज पर यूनिट। जी सर, जीरो मैंने अज्यूम किया बेटा कि रेजिडुअल वैल्यू सपोज जीरो है। आप साथ वालों से पहले पूछ रहे हैं, फिर मेरे को सुनते तो। अच्छा, अब इस 40 पर यूनिट क्या क्या करेंगे जी? नहीं मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप ईयर वाइज कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट करेंगे कितने यूनिट्स बने हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। अब आवर्स की जगह बस यूनिट्स हो जाएंगे। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर में अगर आपके 25,000 यूनिट्स बने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आप मल्टीप्लाई बाय 40 करके डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। सेकेंड ईयर में सपोज अगर 27,000 यूनिट्स बने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 40 करके रिस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, एंड सो ऑन। एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हर साल के ढूंढते रहेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय जो रेट कैलकुलेट किया उसे यूज करके अमाउंट निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन की। फर्स्ट मेरे ख्याल 10 लाख बन जाएगा। सेकंड बताइए। जी डाटा बेटा गिवन होगा, अपने फिगर्स ढूंढेंगे। डाटा गिवन होगा,
आपने वर्किंग करनी है डेफिनेटली, हम खुद से तो नहीं सोच सकते मशीन कितने घंटे चल रही है। ये 27,000 इंटू 40 बताइए, 10 लाख 80,000। चलिए कंप्लीट कर। सर इसमें कहा कि अगर रिजल्ट आइडल पढ़े रहे हो तो डेप्यूटेशन चार्ज। तो बेटा आपको यहाँ कैसे पता चला एसेट आइडल का है? बेटा रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है और आइडल एसेट क्या होता है? ऐसे पूरे साल सर की पढ़े रहे हैं लेकिन तो रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? अब तो क्या रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू आइडल आवर्स? बेटा क्वेश्चन जो आपका है मैं खुद उसका आंसर देता हूँ। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ कितने पे बिकेगा। तो वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी एंड में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आइडल ये होता है कि एसेट फारिग तो नहीं रहा। आइडल का मीनिंग क्या होता है? एक चीज अगर इस्तेमाल नहीं हुई तो वो एसेट आइडल है। तो अगर फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में एसेट ने कोई यूनिट नहीं बनाया, थर्ड ईयर में 0 यूनिट्स बने, तो मल्टीप्लाइड बाय 40 अगर आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है। तो आइडल तो ये पता बना है, आइडल मीन्स है कि इस्तेमाल नहीं हुआ। और ऊपर 0 का क्या मतलब है कि यूजफुल लाइफ के एंड पे हमें मार्केट से कुछ नहीं मिला। ठीक है सर, यही पढ़ा था, तो वो ये पढ़ा था। चलिए एक नजर इंडिविजुअली जरा रिवाइज करने पांचों मेथड्स फॉर्मूले जरा जब भी कभी जरूरत पड़े आपके जहन में हर वक्त होने चाहिए, देखना रिवाइज करने, फर्स्ट पेज से रिवाइज करना फाइनली। जब भी कभी आपसे पूछूं तो 5 मेथड याद आने चाहिए, और कभी इसकी अगर वर्किंग पूछूं तो थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद आने चाहिए। पढ़ने रिवाइज करना जरा मेरे सामने। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी तो नहीं कोई कंफ्यूजन है? अब समझ आ गया सारा? किसी जगह कोई कंफ्यूजन फाइनली? जी जी किसी मेथड में भी चाहे डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला सेम है, मैंने जान के वर्किंग नहीं की है। किसी भी मेथड में अगर डेप्रिसिएशन आ जाए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी और उसकी बेस पे डब्ल्यूडीवी भी आ जाएगी। तो मैंने वर्किंग्स नहीं लिखी है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरे ख्याल मैंने नहीं लिखा था, लेकिन हर मेथड में अगर डेप्रिसिएशन पता चल जाए तो एक्यूमुलेटेड भी आ जाएगी और डब्ल्यूडीवी भी आ जाएगी। बेटा जाने तो डब्ल्यूडीवी 0 क्या है, कैसे पहले साल तो डब्ल्यूडीवी 0 नहीं ना यार, एंड में डब्ल्यूडीवी 0 आएगी। 80 लाख कॉस्ट है, पहले साल की डेप्रिसिएशन 10 लाख है, तो डब्ल्यूडीवी कितनी बनेगी? 70 लाख। एंड पे इंशाल्लाह 0 आएगा, तो एंड पे तो हर मेथड में 0 आएगा। जब यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी तो सेंटेंस पड़ेगा, क्या लिखा था मैंने? जब यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी तो क्या चीज किसके बराबर हो जाएगी? डब्ल्यूडीवी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगी। और अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो इंशाल्लाह डब्ल्यूडीवी भी एंड में 0 होगी, हर साल तो 0 नहीं होगी। जी ये तो ना करें, एसिड इस्तेमाल करने से पहले तो 0 नहीं ना करें। ये और कोई कंफ्यूजन? चलिए अभी ये नोट साइड पर रख दें, रजिस्टर का एक नया पेज निकालेंगे। अभी नोट्स बंद कर दें। आपकी क्लास में कल यहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे जो कह रहे थे उनकी अकाउंटिंग एग्जाम है, आ जाए थोड़ा। जिन हजरात की अकाउंटिंग टीआरसी में एग्जाम थी, कोई है?
इन 7 के अलावा। तो जिनकी अकाउंटिंग एग्जाम है ना पीआरसी में, उन्होंने जरा खास तौर पर मेरे क्लास के बाद मिलना है, मैंने वैसे ही मुलाकात करनी है। एक हेडिंग लिखनी कैंडिडेट, नेक्स्ट पेज एक रजिस्टर का चाहिए आपको, उस पर लिखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लीज कंसंट्रेट करें, आपस में बातें बिल्कुल नहीं करनी करें। किसी भी मेथड से अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप निकाल लें, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग हो, सम ऑफ डिजिट्स हो, मशीन आर हो, यूनिट्स मेथड हो, डेप्रिसिएशन की जब अमाउंट आ जाएगी तो हम अकाउंटेंट्स उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट की एंट्री करेंगे, पता है सर? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब कि डेप्रिसिएशन की फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री किसी को पता है सर, क्या एंट्री होती है? पेज के जरा सेंटर में छोटी सी लाइन लगाए जरा, 3 4 5 लाइनों। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री करने के 2 तरीके हैं। बस सेंटर में लाइन लगा के रुक जाइएगा, पहले जरा बोर्ड पे जरा सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे क्या एंट्री बोल रहे थे, देखो दोबारा बोल रहा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट भी लिखा जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी कहा जाता है। प्रेफरेबली डेफिनेटली वही एंट्री है जो आप बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री 2 तरीके से की जा सकती है। नंबर 1, if there is no separate ledger of accumulated depreciation and if there is separate ledger of accumulated depreciation। तो मुझे जरा कंप्लीट कर लेना, आपको पता, मैं जरा लिख दूं मैं क्या कर। डेप्रिसिएशन के एंट्री का एक तरीका ये है कि आप डेप्रिसिएशन वैसे ये डेप्रिसिएशन डेबिट का क्या मीनिंग है? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस डेबिट होगा, और इसके अगेंस्ट अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रही है तो एसेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है? एसेट कम हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका एसेट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, उसको फिर आप क्रेडिट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कॉमन वर्ड एक लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्टिव क्रेडिट जिसकी आपने डेप्रिसिएट की, ये एंट्री होती है कब? लेकिन if there is no separate ledger of accumulated depreciation। एक सेकंड मैं राइट साइड पे भी लिखता हूँ, फिर आपके साथ डिफरेंस क्लियर करता हूँ, रखिए बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ। ऑपोजिट साइड पे जो एंट्री आप बोल रहे थे, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस डेबिट ही होनी है, लेकिन एक तरीका ये है कि हम एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट करने के बजाय एसेट को क्रेडिट करने के लिए एक लेजर अलग बना लें, एंड द नेम ऑफ दैट लेजर इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मसलन जरा WDV का फॉर्मूला बताएं जरा। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके भी फिगर फाइंड आउट की जा सकती है कि एसेट कितने का रह गए, और डायरेक्टली भी एसेट को कम किया जा सकता है। तो डायरेक्टली क्रेडिट करेंगे तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नो लेजर सेपरेट होगा, और अगर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया तो फिर राइट साइड पे हेडिंग हो जाएगी इफ देयर इज अ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डेफिनेटली अगर क्वेश्चन में ना बताया हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनाना है या नहीं बनाना है, तो प्रेफरेबली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग ही बनाना है, और बाय डिफॉल्ट हमेशा वही एंट्री बोलेंगे जो होपफुली आप बोल रहे थे, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर कह दे कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एसेट अकाउंट में ही जाना है, तो ऑपोजिट साइड मींस आपकी लेफ्ट साइड वाली एंट्री भी हो सकती है। तो कंप्रिहेंसिवली जरा इस तरह लिख लें। बाकी ये जो मैंने ये आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में ना बताया हो फिर हम नीचे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, यहाँ तक जरा लिखें। तो सेंटर में एक लाइन लगा रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड पे इस तरह हेडिंग्स बना लेंगे। अब जिन हजरात ने इंट्रो में पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन, आई होप के
मैंने कोई नई बात नहीं की या फिर कौन सी? अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का कोई लेजर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इससे एसेट ने कम होना वो एसेट ही के लेजर में जाके आप क्रेडिट कर दो। एसेट को डेबिट करने का क्या मीनिंग होता है? एसेट बढ़ रहा है और एसेट को क्रेडिट करने का मतलब, तो एसेट के लेजर ही में जाकर अगर लिख रहे हैं आप तो मीन्स आप फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के नाम से कोई लेजर नहीं बना रहे। एसेट के लेजर में जाके क्रेडिट कर दें, मैं भी आपके सामने फिगर्स लिखता हूँ तो उसमें फिर उसका बैलेंस कम हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली ये है कि रादर देन आप एसेट के लेजर में जाके क्रेडिट करें, एसेट जितने से कम हो रहा है उसका एक अलग लेजर बनाना, तो उसकी फिर मैं फिगर्स के साथ फर्दर बात करता हूँ। एंट्री सुनी है भैया आपने? और सर जी डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनी है? इसके बगैर ही अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास हो गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री तो सुन लें, इतने गुस्से से मुझे देख रहे हैं सारे। अगर नोट कर लेंगे तो कंटिन्यू बताइए, ऊपर से लिखिए ना। एक सेंटेंस जरा नीचे लिख लें, थोड़ी सी लाइन लगा के। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, या इस तरह से कहना, सॉरी, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन पढ़ के हमें पता नहीं चल रहा कि सेपरेट लेजर बनाना है या नहीं बनाना, द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन ऑलवेज assume, yeah, always prepare separate ledger of accumulated appreciation. If question is silent, क्वेश्चन पढ़ा हमने, हमें नहीं पता चला कि सेपरेट लेजर accumulated appreciation का बनाना है नहीं बनाना, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा सेपरेट लेजर ऑफ accumulated appreciation आपने बनाना है। कि मैं जरा थोड़ा सा वर्ड्स कम कर रहा हूँ, ACC समझ आएगी क्या लिखा हूँ? ACC accumulated appreciation। मेंस से अगर कभी आपसे डेप्रिसिएशन की एंट्री पूछूं तो हमेशा आप क्या बताएंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कभी आपसे कह दूं या एग्जामिनर हमें कह दे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं होना चाहिए, तो फिर डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट एंट्री भी होती है, हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक क्या करेंगे। ये इसका थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए लिख लिया। इसके आगे मैं एक छोटी सी एग्जांपल बना रहा हूँ, पहले मेरे ख्याल सुन ले जरा, कुछ रिवाइज हो जाएगा। लेट्स अज्यूम एक मशीनरी का लेजर आपके सामने खोला मैंने, एक मशीनरी हमने परचेज की और उससे रिलेटेड एक मशीनरी का लेजर बनाने लगा। आई एम अज्यूमिंग यार इतनी सी चीजें तो पता ही है आपको, लेजर बनाने लगा मुझे तो पता नहीं किसका लेजर है ये। तो लेट्स से मशीनरी परचेज हुई है, अब डबल एंट्री की गेम शुरू हो गई है, डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग हो गई वो तो हमने सीख ली है, अब उसको अप्लाई करना हमने। तो मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? ये बाद में बना दीजिएगा, पहले जरा दो जरा रिवाइज कर लेंगे। मशीनरी डेबिट होनी है और कैश या बैंक या पेबल जो भी है वो क्रेडिट होना है। तो लेट्स से कैश देके आपने मशीनरी परचेज कर ली है, अभी रहने दें, पहले पूरी बात पूरी सुनिए। लेट्स से 10 लाख रुपीस की मशीनरी है और आपने इस मशीनरी को 1 जनवरी 2021 पे परचेज किया। मैंने 1 मिलियन के साथ अमाउंट के साथ कैश क्यों लिखा? ऑपोजिट रेफरेंस लिखा है, यकीनन मशीनरी डेबिट है। कैश क्रेडिट का मतलब तो कैश का लेजर भी होगा, लेकिन उस कैश के लेजर से फिलहाल हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ मशीनरी की बात करना चाहते हैं। तो मशीनरी आपने परचेज कर ली, 1 मिलियन रुपीज सपोज की कॉस्ट आई, देन सपोज 1 साल गुजर गया, आपने कोई भी मेथड यूज किया, जो भी हमने मेथड्स पढ़े उनमें से कोई भी मेथड सपोज यूज किया, डेप्रिसिएशन एंड में कैलकुलेट कर ली। लेकिन अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बनाना चाह रहे तो 31 दिसंबर 2021 1 साल गुजरने के बाद
क्या फिर मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री करूंगा? अगर हम सेपरेट लेजर नहीं बनाना चाह रहे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी डेफिनेटली अपना एक लेजर होगा, उसमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट में जाना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, लेकिन हम मशीनरी के लेजर को जरा विजुलाइज करना चाह रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट अगर मैं करूं तो मशीनरी के लेजर में डेप्रिसिएशन किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड पे। लेट्स अज्यूम फिगर 1 लाख है, उसकी आप कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, वो भी इंशाल्लाह बाद में क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का रेफरेंस क्यों साथ मैंने लिखा? रेफरेंस ऑपोजिट आ जाएंगे, ऑपोजिट रेफरेंस। मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो डेप्रिसिएशन डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कुछ बात क्लियर होगी मेरी? एनी कंफ्यूजन? डेबिट साइड पे मशीनरी इंक्रीज हुई, जितने से कम हुई वो हमने इसी लेजर में अगर लिखी तो इसी लेजर में मशीनरी क्रेडिट होने के बाद, अब 1 साल बाद अगर मैं अपना ये लेजर बैलेंस करूं तो 10 लाख डेबिट साइड पे ज्यादा है, ऐसे ही करते हैं बैलेंसिंग। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना बता देंगे आप मुझे? 9 लाख। कैरी डाउन डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? रिवाइज करें सर जी, रिवाइज करें, इस तरह की चीजें। तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। इस तरह की कोई बात मेरी नहीं माननी है, वही सही है जो आपको पता है। ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है, लिखा अपोजिट साइड पे, जस्ट टू बैलेंस द लेजर। अब ये 9 लाख क्या है? सीडी बैलेंस नहीं, सीडी बैलेंस है, इसका सीडी बैलेंस है। अब ये मशीनरी थी कितने की? 10 लाख की। 1 साल डेप्रिशिएट हुई तो 9 लाख इसकी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी। क्या ये 9 लाख जो सीडी बैलेंस है 1 साल बाद इस मशीनरी की डब्ल्यूडीवी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? डब्ल्यूडीवी कैसे आती है? कॉस्ट माइनस 1 ही साल गुजरा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगी। लेकिन आप इस तरह नहीं कहेंगे कि से ये डब्ल्यूडीवी है, ये कैरिड डाउन बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है जो डब्ल्यूडीवी के इक्वल होगी। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही चार्ज कर दें, एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दें, तो हमारा जो सीडी बैलेंस आएगा वो उस एसेट की डब्ल्यूडीवी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सीडी बैलेंस डब्ल्यूडीवी की रिफ्लेक्शन है। इट मींस अगर हम एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री करें, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो एसेट ही के लेजर में क्रेडिट होने से हमारे जो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डब्ल्यूडीवी के इक्वल हो जाया करेगा। 1 साल जरा मुझे और कंप्लीट करवाएं। मेरे वर्ड समझ आए सबको? ये आप रिपीट करेंगे 9 लाख के पूरा नहीं, सिर्फ सीडी। ये सीडी है जो क्या बता रहा है? जो डब्ल्यूडीवी बता रहा है। और इन अदर वर्ड्स ये बता रहा है सीडी कि हमारा एसेट साल बाद कितना रहेगा। साल के शुरू में कितने का था और डेप्रिशिएट हो गई 9 लाख का रह गया सेकेंड ईयर स्टार्टर में। अब डेफिनेटली हर साल के लेजर्स होते हैं, लेकिन मैं जरा इसी लेजर को जरा एक्सटेंड कर रहा हूँ। आइडिया है इसका? अब नेक्स्ट ईयर एक ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है, मशीनरी का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना लिखूं, किस तरफ लिखूं? ओपनिंग डेबिट बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली आएंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस अपनी नेचर से ऑपोजिट साइड पे आते हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये आप सपोज 1 साल और गुजरा, कोई नई मशीनरी परचेज सपोज नहीं की, यही मशीनरी यूज हुई, नेक्स्ट ईयर आया, डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन की वर्किंग की, क्या एंट्री फिर कर रहा हूँ आपसे पूछे बगैर? डेप्रिसिएशन मशीनरी के लेजर में क्रेडिट कर रहा हूँ, मशीनरी क्रेडिट कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा यहाँ एक चीज जरा, ये एक वन टाइम डिसीजन लेना होता है कि आपने एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाना है। इधर इन अदर वर्ड्स शुरू से ये डिसीजन लेना है। और अगर आपने एक दफा ये डिसाइड कर लिया है कि आपने एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना, तो नेक्स्ट ईयर में भी फिर उसी के अंदर ही क्रेडिट करेंगे। और अगर शुरू में ये डिसाइड कर लेंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनाना है, तो फिर वो हर साल अलग ही बनेगा। मींस से ऐसा नहीं कि पहले साल में मशीनरी के अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया और नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग लेजर बना लिया, इस तरह से नहीं। इट इज अ वन टाइम डिसीजन। जब आप एसेट खरीद लेंगे उस वक्त आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए ये डिसाइड कर लेना है कि सेपरेट लेजर बनना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का या नहीं। और अगर नहीं बनना है तो फिर हर साल नहीं बनना है जब तक ये मशीन आपके पास है। समझ आया मैंने क्या कहा? मींस से सेकंड ईयर में फिर एंट्री क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट। थर्ड ईयर में फिर क्या करूंगा? ये कब तक रिपीट करता जाऊंगा? जब तक ये एसेट हमारे पास है, जब तक ये यूज ना हो। और अगर डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंट्री करूंगा तो जब तक ये एसेट है फिर वही एंट्री हर साल रिपीट करूंगा।
या आप कुछ कर नहीं, वो फिर अभी आपसे इंशाल्लाह खुद से पूछूंगा मैं, ये आप मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हैं। आई होप कैसे नहीं होता। मशीनरी का लेजर अलग होगा शायद, बिल्डिंग्स का अलग होगा, व्हीकल्स का अलग होगा, मेरे ख्याल हर मशीनरी का अलग नहीं बनाते रहे, और अगर आप बनाते रहे तो हम भी बना लेंगे। तो जो आप इंशाल्लाह करते रहे वो आपसे पूछ पूछ के मैंने करना। मैंने अभी तक मेरा ख्याल है जितनी बातें की हैं, क्योंकि माइक मेरे पास है तो आपके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, इसलिए के बात में मेरे मेरे ख्याल में नई बात कोई नहीं कर रहा, ये सब कुछ नया है। तो इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं वही होगा। मशीनरी के लेजर में अगर मशीनरी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, मेरा ख्याल है एक मशीनरी का एक ही लेजर होता है। लेकिन अगर मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो फिर फर्नीचर का शायद जब नए अकाउंटिंग हेड्स अलग आ जाते हैं उनके लेजर लेजर होते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, डेफिनेटली वो अलग आप डिसीजन ले सकते हैं। मैंने कहा एक वन टाइम डिसीजन है कि आपने एसेट को किस पे रखना है। एसेट मींस अगर मशीनरी को इतनी इस तरह रख लिया है, फर्नीचर को मैं भी डिफरेंट रख सकते हैं, वो हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनके लेजर से अलग है, तो उनके लिए फिर अलग से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली वैसे यही होता है कि अगर आपने एसेट किसी एक लेजर को डब्ल्यूडीवी बना लिया, फिर शायद आप इसी में इंटरेस्टेड होते हैं कि सबको बनाना, लेकिन अगर उसका अलग बनाना चाहे वो पॉसिबल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी एक लेजर में आपने डब्ल्यूडीवी पे डिसीजन ले लिया है तो देन उसको फिर उसी तरह कंटिन्यू रखें। अब क्लियर हो गया जी? दैट सेकंड ईयर में लेट्स अज्यूम डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 90,000। अब इस वक्त मैं वर्किंग नहीं कर रहा, मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ। आपसे इस वक्त रिक्वायर्ड ये कि आप जरा एंट्रीज रिपीट करना। 90,000 की एंट्री बोले प्लीज बोले। यकीनन कौन सा एक और लेजर भी है जो मैं नहीं बना रहा, डेप्रिसिएशन, और वहां डेबिट ही होनी है अमाउंट, उसके अगेंस्ट रेफरेंस मशीनरी ही होगा। फोकस हमारा इस वक्त मशीनरी को समझने पे। अब सेकंड पे आफ्टर चार्जिंग दिस डेप्रिसिएशन इसको बैलेंस करना। नहीं, आप टोटल कैसे करो, डेबिट साइड का टोटल आप कितना लिखो। अब सेकंड ईयर के एंगल से 9 लाख हो जाएगा, तो ऑपोजिट साइड पे भी 9 लाख, और 9 लाख की बेस पे माइनस 90,000, 8,10,000, ऐसे ही है। अब 8,10,000 इज द क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, नहीं पहले कैरिंग अमाउंट है, जब क्लोजिंग बैलेंस है, सीडी बैलेंस है, लेकिन ये सीडी बैलेंस सेकंड ईयर के एंड पे डब्ल्यूडीवी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डब्ल्यूडीवी को। इन अदर वर्ड्स, अगर आप एसेट के लेजर के अंदर ही डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते जाएंगे तो हर साल के एंड पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो एसेट अकाउंट की डब्ल्यूडीवी को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बात मेरी क्लियर होगी? अब जरा नेक्स्ट ईयर वैसे जरा विजुलाइज करके देखते हैं, ब्रॉड डाउन क्या होगा, 8,10,000, फिर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आएगी, जितनी भी अमाउंट होगी, फिर सीडी बैलेंस कैलकुलेट होगा, तो सीडी बैलेंस आपका डब्ल्यूडीवी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर आप एंट्री कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट। एक सेकंड जरा ऊपर वापस आए, जरा जहां एंट्रीज आप लिख रहे थे बाद में फिर ये नोट कीजिएगा। अगर ये एंट्री की जाएगी लेफ्ट साइड वाली, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, तो हर साल के एंड पे एसेट अकाउंट का सीडी बैलेंस डब्ल्यूडीवी की रिफ्लेक्शन कर रहा होगा। बस ये वर्ड्स अब आपने यहाँ से जरा याद रखने। अब आप लेजर बना लें, जो मैंने एंड में ये सेंटेंस बोला ये फिर आपने लिखना भी है, ये मशीनी का लेजर बनाना। अब मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में नहीं जा रहा, होपफुली जो हम बात करना चाह रहे थे वो आपको समझ आ गई। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है? थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा करें करेंगे। जी बुक में चेंज है जी, अब नई बुक लेंगे, आपको इंशाल्लाह नई बुक ही मिलेगी।
Bharal, any other confusion? वो कैलकुलेट हो जाएगी 1 लाख प्लस 90। आप जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए फिर एक लेदर लेजर भी बनता है। अब यहाँ क्योंकि प्लस करना पड़ा 1 लाख प्लस 90 190 टोटल एक्यूमुलेटेड है, तो इसी टोटल को अगर आप लेदर लेजर में लिख लें तो वहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसीलिए वो लेदर लेजर बनाया जाता है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर इसलिए लेदर बनाया जाता है ताकि आपको एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का टोटल भी पता चल जाए यहाँ से, लेकिन फिर रेडीली नहीं पता चलना पड़ेगा। यह तो जा सकता है बस, अगर 1 लाख उठाया जाए और प्लस 90 कर लिया जाए तो 190 ही है, लेकिन यहाँ करना पड़ रहा है, वहाँ खुद ही सीडी बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए उसको लेजर को लेदर बनाता है। डिफरेंस सिर्फ ये है। और बेटा यार जाने दें यार, क्या डेप्रिसिएशन हर साल जरूरी है कि सेम ही हो यार? ये क्या सवाल कर रही है? क्या ये बेटा जरूरी है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा हो? कोई भी हो सकता है, ये तो फिगर अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं वो रिड्यूसिंग भी चाहे ना हो, मतलब सम ऑफ रेट्स हो सकता है, तो मशीन आर मैंने यूज किया, अब कैसे पता चला मैंने मेथड कौन सा यूज किया? तो अमाउंट कैन बी डिफरेंट यार। क्या हर मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आती है? वो तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, वो भी अगर एसेट पूरा पूरा साल यूज हुआ। एक सेंटेंस से नहीं करनी इस लेजर के नीचे बना लिए। इन दिस केस closing balance of asset account will be equal to WDV of asset at the end of each year. In this case, closing balance of asset account will be equal to the WDV of asset at the end of each year. हर साल के एंड पे जो सीडी बैलेंस है वो किसके इक्वल आता चला जाएगा? पढ़ ले लिख के पढ़ ले। समझ आ रही है क्या लिखा मैंने? सेंटेंस क्लियर है सर? नोट कर लिया? अगर मैं कभी आपसे कहूं कि एसेट अकाउंट को WDV पे बनाना है, नहीं मतलब एसेट अकाउंट को WDV पे बनाना है, तो उस केस में फिर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या किया करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। या अगर ये कहूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बनाना, तो फिर भी यही बात हो रही है। ठीक है, समझ आ रही? प्लीज एसेट अकाउंट WDV पे रखना है, मींस डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट होनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। चलेगा आगे? चलिए एक एग्जांपल जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ भी कर लेंगे। एक मिनट जरा मुझे पहले स्टार्ट कर लेना, फिर आप शुरू कीजिए। दो लेजर जब आपने बनाने, और इसी तरह कंडी अगर बना लें लेजर के लेफ्ट राइट साइड पे, सॉरी अपने रजिस्टर के लेफ्ट राइट साइड पे आमने सामने एक मशीनरी अकाउंट बना लें। और इसके अपोजिट साइड पे साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक लेजर बना लें। बस 2 सालों की वर्किंग करनी है, थोड़ी सी लाइन चाहिए। अब लेजर्स पहले कंप्लीट करवा दें, बाद में फिर लिख लीजिएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है वो काइंडली जरा पोस्टिंग वगैरह में और ट्रांसफरिंग में जरा मैं साथ कर लूँगा। जी वंस अगेन, अगर मशीनरी परचेज करेंगे बेटा तो क्या एंट्री करेंगे? शुरू हो जाए। मशीनरी डेबिट, लेट्स अज्यूम
1,10,00,000 rupees 1st January 2021 मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो परचेज की एंट्री एज इट इज सेम जो पहले हमने की है। फिगर्स मैं जानबूझ के सेम यूज करूंगा ताकि हमें बस एग्जैक्टली जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। वंस अगेन लेट्स अज्यूम एक साल गुजर गया, डेप्रिसिएशन 1 कैलकुलेट हो गई। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर है तो क्या एंट्री करेंगे आप? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा, लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट जो है एसेट अकाउंट में नहीं, एसेट के लेजर में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्रेडिट साइड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन का लेजर और चीज है। मैं कभी अगर कंसंट्रेट कर रहा, मैं कभी आपके सामने अगर वर्ड्स यूज करूं डेप्रिसिएशन, तो आपके जहन में आना चाहिए कि मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, और एक्सपेंस का मतलब इस अमाउंट ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में जाना है। मैं कभी बोलूं तो अब आपके जहन में क्या आएगा? कुछ आना चाहिए, कुछ आना चाहिए। एक्यूमुलेट नहीं, वो तो एक अलग बहस है ना, बट क्या है वो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर वर्ड बोलूं तो उसका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने एसेट में से लेस होना है। WDV का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन अदर वर्ड्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है और एसेट की कॉस्ट से लेस होना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसका मतलब ये होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है और उसके रिजल्ट में एसेट कम हो रहा, एसेट कम हो रहा। कंसंट्रेट कर लीजिए। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो व्हाट डज इट मींस? डेप्रिसिएशन बढ़ के एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ के एक्सपेंसेस में इंक्रीज आ रहा है। अगर आपके सामने बोला जाए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट तो व्हाट डज इट मींस? कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होके एसेट को कम करेगा। तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस में से जाना है, और एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में से माइनस होना है। प्लीज विजुलाइज कर पा रहे हैं? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक एक्सपेंस नहीं है, इसका ताल्लुक किससे है? एसेट से है, और इसने एसेट को बढ़ाना या कम करना है? जितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा एसेट कम होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमारे एसेट के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के इंक्रीज होने से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। फॉलो कर रहे हैं? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहा हूँ, डेप्रिसिएशन का नहीं। तो एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट, इसका लेजर जो तीन अलग होगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी और रेफरेंस के तौर पे डेप्रिसिएशन वर्ड। क्लियरली बात समझ आई है? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर एंड हो गया 2021, डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फिगर लेट्स अज्यूम वही 10,000 है, सॉरी 1 लाख है। एनी कंफ्यूजन? खैर जब आराम से लिखिएगा, छोटी छोटी बातें दोबारा फाइनल करना चाहिए। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? असल में सिर्फ हो बेटा ये रहा है, अगर हम इसे कंपेयर करें जो पहले आपने लेजर बनाया, जरा पहले पुराना लेजर सामने रखा था, उसमें क्या हुआ और इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ? एसेट कम हो रहा है और हमने एसेट के लेजर में ही कम कर दिया। यहाँ भी एसेट ही कम हो रहा है, लेकिन हमने उसको कितने से कम हो रहा है उसका लेजर इसलिए लेजर रख दिया। अब यहाँ ये भी सुनना जरा। अब आप जरा मशीनरी का लेजर देखें तो मशीनरी के लेजर में अभी भी 1 मिलियन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस लेजर में नहीं लिखी गई, इसलिए अब इस लेजर को अगर आप बैलेंस करें, इस लेजर को अगर बैलेंस करें तो कितना इसका बैलेंस आएगा? वही 1 मिलियन आएगा, वही 10 लाख आएगा। तो क्या इस लेजर का सीडी बैलेंस का मतलब ये है कि एसेट अभी भी 10 लाख है? ये रह तो 9 लाख का गया है, लेकिन इस लेजर में से अब कॉस्ट पता चल रही है। अब इस लेजर से ये नहीं पता चल रहा है ये कितना रह गया है, इस लेजर से अब ये पता चल रहा है ये कितने का था। अब ये कहां से पता चलेगा कि ये कितने का रह गया? नहीं, वो किसी लेजर से नहीं पता चलेगा। रिलैक्स रिलैक्स, वो किसी लेजर से नहीं, वो वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस लेजर से क्या पता चलेगा अगर इसको मैं बैलेंस करूं? ना 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 ना, इस लेजर से अब ये पता चलेगा कि हमारा एसेट कितने से कम हो गया। एसेट अकाउंट क्या बता रहा है? एसेट अकाउंट में 1 लाख क्या बता रहा है, सॉरी 10 लाख क्या बता रहा है? ये कितने का था? अभी भी वही बता रहा है 10 लाख का था।
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ये बता रहा है ये 1 लाख रुपए से कम हो गया है। अब अगर आपको ये पता चल जाए ये कितने का था मींस 10 लाख, और ये पता चल जाए कितना डेप्रिशिएट हो गया है, कितने से कम हो गया है मींस 1 लाख, तो क्या आप ये भी बता सकते हैं ये कितना रह गया है? लेकिन अब ये लेजर में नहीं पता चलेगा, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा और वैसे ही करना पड़ेगा, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर। दोबारा अपने सामने मशीनरी का लेजर देखें जरा, जो अभी बनाया था आपने पहले, वहां स्ट्रेट अवे क्या पता चल रहा है? वहां क्या पता चल रहा है? एसेट कितना रह गया है। यहाँ क्या और क्या भी पता चल रहा है, और देयरफॉर क्या भी पता चल रहा है, कितने का था, कितना कम हो गया है, और देयरफॉर कितना रह गया, वो हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लेजर में नहीं पता चलेगा कितना रिमेनिंग रह गया, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो प्लीज है वही चीज, सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि आपको जरा इंफॉर्मेशन प्रॉपर पूरी मिल सके कि एसेट की कॉस्ट क्या थी, कितना डेप्रिशिएट हो गया, और देयरफॉर वो कितना रह गया है। अगर मशीनरी अकाउंट जो पहले आपने बनाया उसको देखा जाए तो उसमें भी लेजर से पता तो चल जाता है, लेकिन सेकंड ईयर में आया था, सेकंड ईयर का अगर लेजर देखा जाए, नहीं पिछला मशीनरी वाला, उसको अगर सिर्फ सेकंड ईयर में जाके देखेंगे ना आप, तो सेकंड ईयर का लेजर देख के नहीं बता सकते आप कि एसेट कितने का था। 9 लाख का नहीं था, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर में। और अगर ये 7-8 साल फॉर एग्जाम्पल गुजर गए हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि वो पिछले लेजर्स में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस लेजर को अलग बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हमें कॉस्ट भी पता चलती रहे, कितना डेप्रिशिएट हो गया वो भी पता चलता रहे, और WDV इंशाल्लाह हमारे कैलकुलेटर पे आ जाएगा। अब क्लियर होगी सारी बातें? यहाँ तक बना लें, फिर सेकंड ईयर बनाते हैं। तो प्लीज कंसंट्रेट करें, यही छोटी छोटी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्होंने एडवांस हो जाना, हर चीज सही तरह क्लियर करके आगे जाइएगा, और आपस की डिस्कशन फ्रेंडली बिल्कुल खत्म रखा करें। कोई कंफ्यूजन प्लीज है तो मैं इसलिए आया हूँ, डोंट डिस्टर्ब अदर्स एज वेल एज योरसेल्फ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट का सिंपली मतलब ये है कि एसेट कम होगा, लेकिन हमने एसेट के लेजर में फिर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर एसेट के लेजर में लिख लेते तो उसका CD बैलेंस WDV बन जाना था, और फिर हमें उसकी कॉस्ट ढूंढने के लिए सर्च करनी पड़नी थी। तो एसेट ही कम हुआ है, लेकिन लेजर इसलिए लगा बना दिया है ताकि उसकी कॉस्ट पता चलती जाए। तो अगला साल भी अगर आप करेंगे तो भी देखते रहिएगा, अब इस लेजर में हमेशा आपको कॉस्ट ही पता चले। तो हम चाहते ये हैं कि जरा प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, एसेट कितने का था वो भी पता चलता रहे, बार बार पिछले सालों की वर्किंग्स ना देखनी पड़े, कितना डेप्रिशिएट हो गया ये भी पता चलता रहे, और वो कितना रह गया ये इंशाल्लाह हमारे कैलकुलेटर का काम आता है। अगर आपको कॉस्ट पता चल जाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता चल जाए, तो होपफुली एसेट कितना रह गया मींस WDV क्या रह गई है वो कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई इशू नहीं। एनी अदर कंफ्यूजन सर? चलिए नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करें, हो गया सीडी? अच्छा ये सॉरी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सीडी का तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको पता मैंने कैसे बैलेंस किया? ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? 1 लाख 1 लाख वो 1 लाख क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। चलो ब्रॉड डाउन बताइए कैसे लिखूं, मशीनी में ब्रॉड डाउन किधर लिखूं, कितना? और यार 9 लाख यार, अब 9 लाख नहीं 10 लाख नहीं ब्रॉड डाउन बनना, लेकिन साथ साथ जरा एक्यूमुलेटेड में जाएगा, वहां भी ब्रॉड डाउन, सर ब्रॉड डाउन वहां भी होगा सर, लेकिन दैट इज ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख? ना 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 बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, नो नो, एसेट 1 लाख कम हो गया था। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक एसेट से है। ये 1 लाख ब्रॉड डाउन क्या बता रहा है कि पिछले साल तक हमारा एसेट 1 लाख से कम हो गया था। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी हुई होगी, लेकिन ये लेजर वो नहीं बता रहा। डेप्रिसिएशन कौन सा लेजर बताएगा? डेप्रिसिएशन वाला लेजर बताएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला लेजर क्या बताएगा? एसेट कितने से कम होगा। ठीक है, प्लीज एक ही चीज नहीं है, ये चीजें सही अलग अलग करें। डेप्रिसिएशन वर्ड मैं बोलूँ कहाँ जहन जाना चाहिए? एक्सपेंस की बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात है, फिर तो ये बार बार बात करने की कुछ रीजन नहीं है। एक्यूमुलेटेड भी अगर एक्सपेंस बता रहा है वो भी एक्सपेंस बता रहा है, तो क्या करना चाह रहे हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर बता रही है एसेट कितने से कम हुआ है, डेप्रिसिएशन ठीक है, प्रॉफिट लॉस में
चले सर, सपोज सेकेंड ईयर भी एंड हुआ 31 दिसंबर 2022, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले 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 मायूसी ना बनाए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, accumulated depreciation credit, let's assume 90,000 आप भी लिखें और दोनों लेजर्स को फाइनली बैलेंस भी करें। जी कर लें, खुद से करो, फाइनल करें। जी अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा है तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन आ रही होगी तो हर साल फिर कॉस्ट नहीं पता चलेगी, वो उसी साल पता चलेगी जिस साल में आपने एसेट खरीदा होगा। बाकी मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसेट लायबिलिटीज और इक्विटी के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होते हैं। क्लियर हो गया आपको? नहीं नहीं ठीक है, आप ये था ठीक है। जी सर, कर लिया बैलेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में अब टोटल कितना हो गया जी? 190, ये जीरोस काइंडली 90,000 ये बना 1,90,000, तो 190,000 और सीडी बैलेंस हो जाएगा इसका क्रेडिट बैलेंस, सीडी क्रेडिट बैलेंस 1,90,000। क्लियर है सबको? सीडी बैलेंसेस पे है जरा, सेकेंड ईयर के सीडी बैलेंसेस 1 मिलियन अभी भी क्या बता रहा है, और 190,000 अब क्या बता रहा है? एसेट 1,90,000 से कम हो गया है, डेफिनेटली 1 मिलियन माइनस 190,000 वही 8,10,000 हमें WDV भी पता चल रहा है। तो दिस लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली ओनली बिकॉज ऑफ कि हमें एसेट की कॉस्ट भी हर साल एज इट इज पता चलती जाए। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स वैसे ही जरा सोच सकते हैं नेक्स्ट ईयर ब्लॉक डाउन क्या होगा, 1 मिलियन, इधर 1 मिलियन उधर 190, तो ये अब एसेट अकाउंट एज इट इज इसी तरह चलता रहेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से फिर पता चलेगा कि एसेट हमारा कितने से कम हो गया। तो इन दिस केस एक सेंटेंस आपने अपने पिछले लेजर के नीचे लिखा था 2012, वहां क्या लिखा था आपने? उसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके बताएंगे, यहाँ क्या लिखूं? इन दिस केस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट विल बी इक्वल टू कॉस्ट। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग रखेंगे तो फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ही रहेगा, तो वहीं कॉस्ट सेंटेंस लिखा। Closing balance of asset account will be equal to cost of asset at the end of each year. Any confusion है? अगर आपसे कहा जाए कि एसेट अकाउंट WDV पे बनाना है तो समझ आया करेंगे कि डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट WDV पे बनाना है, और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है तो फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक नजर जो आपने अपने हाथ से लिखा है जरा रिवाइज करो, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के हेडिंग से पढ़ने जो इर्द गिर्द लिखा था वहां भी, पिछले पेज पे भी, यहाँ भी।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी बता दें, क्लियर हो गए पढ़ लें आप। जी सर, ओके तो कंफ्यूजन। चलिए सर, एक और हेडिंग आप लिखेंगे अगर तो हाफ पेज है फिर तो इसी पेज पे लिखेगा और नेक्स्ट पेज का। जी बेटा, WDV का मतलब होता है रिटर्न ऑन वैल्यू। नहीं, अगर हाफ पेज है तो ठीक है, ऐसे ही जाया हो जाएगा पेज। अगर हाफ तक है फिर ठीक है, अगर कम है हाफ से तो मेरा नेक्स्ट पेज बेहतर रहेगा। हेडिंग लिखें सर, डिस्पोजल ऑफ। अब यहाँ से ऑनवर्ड सब कुछ नहीं आ रहा सर। जो मैंने यहाँ तक बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि ये शायद आपको पहले से कुछ आइडिया है, लेकिन अब इसी के बेस पे एक नई चीज बीच में हम ऐड कर रहे हैं। हेडिंग लिखें, डिस्पोजल ऑफ एसेट, और फिलहाल डिस्पोजल के साथ ऊपर ब्रैकेट में लिखना साथ में छोटा सा, सेल ऑफ एसेट। अगर कोई मशीनरी परचेज करें तो व्हाट इज द डबल एंट्री? मशीनरी डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट। लेकिन अब हम यहाँ से किस तरफ जा रहे हैं कि अगर फिलहाल डिस्पोजल मीन सेल समझ, सेल ऑफ एन एसेट। अब डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं है जिस तरह कल कुछ बात हुई थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ही डिस्कशन हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो आइटम्स होती हैं जिन्हें हमने यूज के लिए लिया होता है, हेल्ड फॉर यूज, और एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो ऐसा जिन्हें बेचने के लिए खरीदा तो नहीं था, लेकिन अगर कुछ अर्से फॉर एग्जांपल मशीनरी आपने यूज की और बाद में आपको महसूस हुआ कि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह कोई नई मॉडर्न मशीनरी सपोज लेनी है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अब आपने कुछ अर्सा यूज करने के बाद उसको बेचने का कोई डिसीजन लिया हो। तो ऐसा एज इट इज एसेट बेचने के लिए तो नहीं था, लेकिन अगर यूज करने के बाद, यूज करने के कुछ अर्से बाद आपका ये प्लान बना कि इस मशीनरी को बेच दें, तो फिर उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अब हमने ये डिस्कस करना है। तो अगर मशीनरी को बेचेंगे तो क्या मशीनरी फिर हमारी बुक्स में डेबिट हो जाएगी या क्रेडिट हो जाएगी? तो कुछ अब इस तरफ बात हमारी जानी। तो पहले इनिशियली समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल नोट कर लेना, एक पैराग्राफ लिखता हूँ। लेट्स अज्यूम a machine costing ₹7,50,000 having accumulated depreciation of ₹6 lakh is sold for a cash of rupees 2,30,000. A machine costing ₹7,50,000 having accumulated depreciation of ₹6 lakh is sold for a cash of rupees 2,30,000.
नोट कर लेंगे तो एक नजर पढ़ लीजिएगा, सोचें जरा क्या हो रहा है। नहीं वो एंट्री सब अभी बाद में करेंगे, पहले हो क्या रहा है, होगा क्या। ये मशीनरी कितने की खरीदी थी? 7,50,000 की। क्या कुछ अर्सा यूज किए? हमें कैसे पता चला? इसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई तो 6 लाख रुपए तक हमने उसे यूज कर लिया था और उसे फिर सेल किया हमने 2,30,000 रुपए का। इस तरह करिए, ये मशीन जरा अपनी समझना, बताएं बेचने से कोई गेन हुआ है लॉस हुआ है? जाने दें यार, खुदा भी नहीं है अपनी। 7,50,000 की मशीन थी, 2,30,000 की बेच दी यार, कमाल वही ना। 7,50,000 वाली मशीन थी, 2,30,000 की बेची है, तो सही भाई कह रहा है लॉस हुआ। तो यार अपनी समझे मेरे भाइयों, अपनी। कितने वाली मशीन कितने की बेची है बताएंगे? 7,50,000 की तो बेटा वो थी यार, थी, अब नहीं है, थी नहीं 7,50,000 की थी, 6 लाख रुपीज आपने यूज भी कर ली थी। तो अब जब आपने सेल की है तो मशीनरी 7,50,000 की नहीं है, 1,50,000 की रह गई है। तो क्या 1,50,000 वाली मशीन तू 30,000 की बेची है, या 7,50,000 वाली मशीन तू 30 की बेची है? 150,000 वाली मशीन भी 2,30,000 पे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह सेल हुई है, तो गेन हुआ है लॉस हुआ है? इसका मतलब अगर कभी भी डिस्पोजल पे हमें गेन या लॉस कैलकुलेट करना हो तो हम कॉस्ट और कैश को कंपेयर नहीं करेंगे, हम WDV कैलकुलेट करेंगे और उसका फिर जो उसके अगेंस्ट पैसे मिले हैं उससे कंपेयर करेंगे। तो एक फार्मूला नीचे लिखें, गेन लॉस, गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल सिंपली मीन्स फिलहाल सेल, सेल ध्यान में रखें। बाकी डिफरेंट इसमें और चीजें भी आ जाएंगी, इसमें मैंने वर्ड वो यूज किया जो सब जगह यूज हो रहा है। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स। कोई नहीं टेंशन ना ले, लिखना मैं बताता हूँ। सेल प्रोसीड्स का सिंपली मतलब होता है जो पैसे मिले, ब्रैकेट में नीचे लिखना कैश। सेल प्रोसीड्स का मतलब जो बेचने पे कैश मिला है। तो किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, किस अमाउंट की? 2,30,000। उसका आप कंपेयर करेंगे या उसमें से आप इस तरह करें माइनस कर देंगे WDV ऑफ एसेट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट। और WDV का होपफुली फॉर्मूला सबको पता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रिंसिपली स्पीकिंग ये फॉर्मूला अपने ज़हन में रखना, सेल प्रोसीड्स माइनस WDV। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा फिगर्स अगर ढूंढना है 2,30,000 और माइनस क्या करूं 1,50,000, 7,50,000 माइनस 6 लाख, तो 1,50,000 WDV। नहीं बेटा रेजिडुअल वैल्यू तो और चीज है, यही बस चीजें मिक्स नहीं अब करनी। रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है कि एंड पे कितने की बिकेगी। अब हो सकता है वो आपकी मशीनरी एक्चुअली उसी अमाउंट पे बिके, हो सकता है उसे कम ज्यादा बिके, एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे आप बेचा आपने। वो रेजिडुअल वैल्यू एक अंदाजा है, वो शुरू में लगाया जाता है, और ये कुछ जरूरी नहीं, ये कुछ जरूरी नहीं कि यूजफुल लाइफ के एंड में बेचा हो सकता है अभी यूजफुल लाइफ रहती हो लेकिन आपको उसकी जरूरत ना रही हो, 2 साल बाद बेच दी आपने, 10 साल लाइफ थी, 7 साल बेच दी। वो तो अगर लाइफ पूरी होगी, लाइफ पूरी होगी तो फिर जो एसेट है उसकी WDV रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आएगी। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू के भी वर्ड जरा सही जहन में रखें, फर्स्ट पेज निकाला गया। रेजिडुअल वैल्यू क्या है, सही वर्ड्स पूरे नहीं, शुरू 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 एस्टिमेटेड अमाउंट है, एस्टिमेटेड भी है, ये शुरू में एक एस्टिमेट होता है कि एंड में कितने की बिकेगी। क्या ये हो सकता है कि मार्केट वैल्यूज सब्सिक्वेंटली मार्केट में डिफरेंट होते हैं? एक्चुअल मार्केट वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, तो हो सकता है रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही मार्केट वैल्यू, लेकिन वो कब होगी अगर एग्जैक्टली आपने एंड में बेची तो ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेल प्रोसीड्स एग्जैक्टली रेजिडुअल वैल्यू हो। अगर फॉर एग्जांपल वो एग्जैक्टली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बिकी है तो ऑब्वियसली फिर ना गेन होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर डिफरेंट है मार्केट वैल्यू आपके एस्टिमेट से तो गेन लॉस हो सकते हैं। क्या मार्केट वैल्यूज बदल सकती हैं? मार्केट में वैल्यूज बदल जाती हैं, एस्टिमेट हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन एक्चुअली जब जाके बेचें तो हो सकता है डिफरेंट मार्केट वैल्यूज हो जाएं।
यकीनन जिस वक्त आपने एस्टिमेट किया होगा उस वक्त आपने पूरी केयर से किया होगा कि गलती ना हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज अगर एस्टिमेट है तो उसमें और एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है। अगर नहीं होगा तो ना गेन है ना लॉस है, लेकिन अगर सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी तो गेन हो जाएगा। और रिवर्स करके सोच सकते हैं, अगर सेल प्रोसीड्स कम होंगी तो फिर लॉस हो जाएगा। किससे कम होंगी या किससे ज्यादा होगा? सेल प्रोसीड्स अगर डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है तो गेन है इस केस में, लेकिन अगर ये कभी कम हो जाए तो फिर लॉस भी हो सकता है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? बहरहाल फिलहाल डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है? तो दिस 80,000 इज इन दिस केस गेन ऑन डिस्पोजल। एनी अदर सर कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग लिखा मेरा, ये सीक्वेंस में लिखते रहे ताकि जब भी रिवाइज करें तो सारी चीजें तरतीब से आपके सामने आ जाए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट मींस अब हमने यहाँ कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्पोजल से रिलेटेड सीखनी है। जी हेडिंग लिख ली? डिटेल में तो शायद मेरे ख्याल आज रहने देंगे, टाइम जरा शायद कम है, लेकिन चले अब जमीन थोड़ा सा टाइम है इसमें जरा कोशिश करके देखते हैं वैसे आपका क्या ज़हन कहता है कि कैसे इसको अकाउंट फॉर करना चाहिए। अगर डिस्पोजल हुई है तो हमारे पास से कुछ गया है वैसे? एक एसेट गया है और उसकी जगह एक और एसेट कैश आया। कैश भी एसेट ही है, तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। और लेट्स अज्यूम अगर कोई मशीन लिखी थी मैंने, अगर कोई मशीन है तो मशीन जो गई है वो क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या, जरा डाटा देखें, बताएं ढूंढ के, है टाइम सर। कैश कितने से डेबिट होगा? कैश कितने से डेबिट होगा? अब मशीन कितने से क्रेडिट होगा? नहीं मतलब कैश कितना आ रहा है? 230,000 कैश, तो 230,000 डेबिट होना है। अब मशीन को कितने से क्रेडिट होना है? अब ये वही प्रॉब्लम दोबारा आएगा, वो पुरानी एंट्री जरा सामने रखेगा, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री सामने रखेगा, डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज लेफ्ट राइट साइड वाली। अगर एसेट हमारा डब्ल्यूडीवी पे आ रहा होगा, ये हो सकता है कि इस डिस्पोजल से पहले जब ये एसेट हमने खरीदा हो तो फिर उसको हमने डेप्रिशिएट करते हुए उसी के लेजर में डेप्रिसिएशन चार्ज की हो। तो अगर तो हमने एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी तो फिर तो एसेट हमारा डब्ल्यूडीवी पे आ रहा होगा। लेकिन अगर हमने एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बजाय कौन सा लेजर लेजर बनाया होगा, तो फिर उस केस में एसेट हमारा कॉस्ट पे आ रहा होगा। तो ये जो डिस्पोजल की एंट्रीज है ये भी अब डिपेंड करेगा कि क्या एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ है या अलग नहीं बना हुआ है। डिफरेंस समझ आ रहा है प्लीज? तो डेफिनेटली डिटेल में इंशाल्लाह कल बात करेंगे। मैं इस वक्त इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बात खत्म नहीं हो सकेगी, तो इंशाल्लाह यहीं से कल दोबारा शुरू करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी टाइम वैसे रहता है सर। अच्छा, जो घड़ी पे टाइम है ना, क्लास के एंड में जो घड़ी है, तकरीबन उसका टाइम उतना ही होगा जो आपके मोबाइल पे भी है। समटाइम कुछ लोग बड़ी मायूसी से पहले मोबाइल देखते हैं, फिर साथ वाले से पूछते हैं, फिर भी दिल मानता नहीं है, काश 5 मिनट आगे हो गए, फिर मुड़ के देखते हैं, मायूसी से वापस आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र बेटा, मैंने तो लगाई है अपने सामने ही। वैसे क्लास का टाइम एंड होता कब है? तो इंशाल्लाह उसी वक्त एंड होगा। तो आई होप कितने भी हम आज बोर नहीं हुए क्लास में। बार बार घड़ी देख रहे हैं, कभी मैं इधर देख रहा हूँ, एक भाई यहाँ से मुड़ के देख रहा था, जो सबसे एंड में आया उसने भी मुड़ के आधा घंटा पहले घड़ी देखी थी। हमारी क्लास लाइफो से है। लाइफो पता है क्या वो क्या होता है? लेकिन यहाँ लाइफो बना हुआ, जो लास्ट में भाई आए हैं
वो दरवाजे के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं और चले सर इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। बस फिलहाल होमवर्क नहीं है अभी 2-4 दिन, जो पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा ताकि जरा यूज हो जाए। और ये लास्ट लाइन में हजरात मुस्कुरा भी रहे, काइंडली प्लीज टाइम को फॉलो करना चाहिए। मौलाना आप मुस्कुरा रहे थे, जो इधर उधर देख रहा भाई वही मुस्कुरा रहा। क्लास का टाइम क्या है प्लीज लास्ट टाइम वाले हजरात बताएं जरा, ये लास्ट 2-3 लाइनें जो बैठी बेटा प्लीज टाइम पे है यार, प्लीज टाइम पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन है क्या? ओके जी इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।